गुड मॉर्निंग, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग। जनसेवा केंद्र मलौली के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। आज हम हिंदी भाषा के बारे में अध्ययन करेंगे। भाषा क्या होती है? भाषा वह माध्यम है जिसके द्वारा हम अपनी बात को दूसरों तक पहुंचाते हैं, या ये कह सकते हैं कि अपने विचारों को, अपने वक्तव्यों को एक दूसरे में आदान प्रदान करने का साधन ही भाषा है। हिंदी में भाषा तीन प्रकार की होती है। मुख्यतः तीन प्रकार की भाषाएं होती हैं, जिन्हें हम लिखित भाषा, और मौखिक भाषा और सांकेतिक भाषा। तीन प्रकार की ये भाषाएं होती हैं, लिखित भाषा, मौखिक भाषा और सांकेतिक भाषा। सर्वप्रथम हिंदी में इस सांकेतिक भाषा का उद्गम हुआ। सांकेतिक भाषा, मानव का जब विकास हुआ तब वो किसी भी प्रकार से कोई भी लिपि नहीं जानता था। संकेतों के द्वारा अपनी भावनाओं को एक दूसरे के सामने व्यक्त करता था और उन भावनाओं को दूसरे लोग भी उसी के द्वारा, संकेत के द्वारा ही जान पाते थे। तो उसे हम सांकेतिक भाषा के रूप में मानते हैं। परंतु इस प्रकार की भाषा के द्वारा किसी भी दूसरे समुदाय के लोग इन भाषाओं के बारे में कोई जानकारी नहीं रखते थे। जैसे एक आदमी किसी चीज के लिए कुछ संकेत करता है और दूसरा आदमी उसी चीज के लिए दूसरा संकेत करता है। तो इस प्रकार से सभी लोग उस भाषा के द्वारा अपने विचारों का आदान प्रदान सुगमता से नहीं कर पाते थे। फिर शुरू हुआ मौखिक भाषा का युग। मौखिक भाषा के युग में क्या हुआ कि जो लोग एक चीज को जानते थे वो लोग अपनी बातें दूसरों तक पहुंचाने का कार्य करने लगे। प्राचीन समय में हमारे ऋषि मुनि भी तमाम वेद, पुराण, साहित्य की बातें मौखिक रूप से एक दूसरे से कह करके, बता करके, समझा करके बताते थे और दूसरे लोग उसको उसी रूप में अध्ययन करते थे। परंतु इसमें भी थोड़ी खामियां थी कि उस भाषा को, उस ज्ञान को, उस साहित्य को निरंतर सुव्यवस्थित और सुरक्षित रखने के लिए हमारे पास कोई उपाय नहीं था। तब हमारे ऋषि मुनियों ने, हमारे मनुष्यों ने नई भाषा का आविष्कार किया, जिसे हम कहते हैं लिखित भाषा। तो किसी भी बात को कहने के लिए, जानने के लिए, समझने के लिए, सुरक्षित रखने के लिए हम अपनी भावी पीढ़ी को अपना अच्छा ज्ञान दे सकें, इसके लिए हमें लिखित भाषा की ओर जाना आवश्यक है। तो अब आधुनिक हिंदी भाषा निदेशालय ने सांकेतिक भाषा को भाषा की श्रेणी से अलग कर दिया है, क्योंकि सांकेतिक कोई भाषा नहीं है। एक व्यक्ति किसी चीज के लिए कोई संकेत करता है और दूसरा व्यक्ति उसी चीज के लिए कोई दूसरा संकेत कर सकता है। तो यह कोई प्रमाणिक चीज नहीं हुई। इसलिए हमारे हिंदी भाषा निदेशालय ने मुख्यतः दो भाषाओं को मान्यता दी है। वर्तमान में मुख्यतः दो भाषाओं को मान्यता दी है, मौखिक भाषा और लिखित भाषा। मौखिक भाषा के द्वारा हम लोग आमने सामने बोलचाल के द्वारा अपनी बातों को, अपनी भावनाओं को, अपने साहित्य को, अपने ज्ञान को प्रकट कर सकते हैं। लेकिन लिखित भाषा के द्वारा उस ज्ञान को, उस साहित्य को हम अपनी भावी पीढ़ी को भी दे सकते हैं और उसको सुरक्षित रख सकते हैं। कभी भी, किसी भी समय हम उसका उपयोग कर सकते हैं। तो इस प्रकार से इन तीनों भाषाओं की जानकारी हुई। अब हम चलते हैं लिखित भाषा के उसमें। जब लिखित भाषा शुरू हुई तो सर्वप्रथम लिखित भाषा जब शुरू हुई तो सर्वप्रथम मानव ने अपने अपने
विचार प्रकट करने शुरू कर दिए। विचार, मानव ने अपने अपने विचार प्रकट करने शुरू कर दिए। विभिन्न प्रकार की ध्वनि जो मान निकालता था, जो मौखिक भाषा के स्वरूप को ही आगे बढ़ा करके लिखित भाषा में विस्तारित कर दिया गया। तो जिस प्रकार से ध्वनियां मानव अपने मुख से निकालता था, उन ध्वनियों को एक चिन्ह, एक निशान देता चला गया। जैसे मान लीजिए हम ये ऐसे एक निशान बना दिया गया, इसको रा ध्वनि दे दी गई। एक ऐसे निशान बना दिया गया, इसको म ध्वनि दे दी गई। एक ऐसे निशान बना दिया गया, इसको रा या ध्वनि दे दी गई। एक ऐसे निशान बना दिया गया, इसको ला ध्वनि दे दी गई। यानी कि जिन प्रकार के चिन्ह या निशान इनको बनाते चले गए, उनको एक विशेष ध्वनि के द्वारा निरूपित करते चले गए। या ये कह सकते हैं कि यदि हम ला ध्वनि को कहें तो ये अक्षर बनेगा, यदि हम मा ध्वनि को कहें तो ये अक्षर बनेगा, यदि हम या ध्वनि को कहें तो इस प्रकार का कोई एक अक्षर बनेगा। तो इस प्रकार से विभिन्न प्रकार की जो ध्वनियां निकालते चले गए और उन ध्वनियों को हम इस प्रकार से लिखते चले गए, तो उनको सामूहिक रूप से ही हम हिंदी में वर्णमाला कहते हैं। वर्णमाला कहते हैं। तो इस प्रकार से वर्णमाला क्या है? वर्णमाला मानव के मुख से जो ध्वनि निकलती है, उसे जिन जिन प्रतीकों के रूप में हम दर्शाते हैं, उन सबको सामूहिक रूप से, एक को नहीं, सामूहिक रूप से वर्णमाला कहते हैं। तो वर्णमाला क्या है? मानव मुख से निकली हुई ध्वनियों को जिन जिन रूपों में हम दर्शाते हैं, लिखते हैं, उन सभी रूपों को सामूहिक रूप से हम वर्णमाला कहते हैं। जिस प्रकार से एक माला है, उसको भिन्न भिन्न मोती पर तमाम प्रकार के मोतियों को गूंथ देते हैं, एक में बना देते हैं, तो एक अच्छा सा माला बन जाता है। उसी प्रकार से वर्णमाला में इन अक्षरों को, इन वर्णों को एक क्रम में, एक समूह में यदि हम जोड़ देंगे तो एक अच्छा सा वर्णमाला तैयार हो जाएगा। अब चलते हैं, इस वर्णमाला की सबसे छोटी कड़ी है वर्ण। वर्ण क्या है? वर्ण को हम अक्षर भी कहते हैं। वर्ण को हम अक्षर भी कहते हैं। अक्षर का अर्थ होता है अक्षर, जिसका क्षरण न किया जा सके, वही अक्षर है। अर्थात वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई है, वह इकाई जिससे और छोटी इकाई हम नहीं बना सकते हैं, इससे और छोटे टुकड़े हम नहीं कर सकते हैं, उसी को हम वर्ण कहते हैं, उसी को हम अक्षर कहते हैं, जिससे छोटी इकाई हम नहीं बना सकते हैं। वर्ण और अक्षर, अब इनको जब हम मिला देते हैं अक्षरों को एक समूह में, और वो समूह कैसा होना चाहिए? वो समूह व्यवस्थित होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? व्यवस्थित होना चाहिए। व्यवस्थित समूह में जब हम बना देते हैं, तभी हम उसे कहते हैं वर्णमाला। क्या कहते हैं? वर्णमाला। वर्ण का है क्या है? वर्ण का अर्थ होता है एक ध्वनि। वर्ण माने ध्वनि। अभी आपने सुना, जिन प्रकार के जो ध्वनियां मानव निकालता चला गया, उन ध्वनियों को हम एक विशेष रूप, एक चिन्ह देते चले गए, और उन चिन्हों को ही हम क्या कहते हैं? वर्ण कहते हैं। और माला का मतलब होता है एक कतार। एक कतार में लगी हुई वस्तु, यानी कि जैसे ये माला हमने बना दिया, ऐसे 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 कोई माला बनाते हैं, एक कतार है, एक कतार में लगी हुई वस्तुएं हैं, उसे हम माला कहते हैं। तो इसी प्रकार से वर्ण, विभिन्न प्रकार के वर्णों को एक कतार में, एक समूह में व्यवस्थित रूप से यदि हम एकत्रित कर देते हैं, तब हम उसे क्या कहते हैं? वर्णमाला कहते हैं। इस प्रकार से हिंदी भाषा की वर्णमाला का विकास हुआ। अब ये वर्णमाला कितने प्रकार के होते हैं, इसमें वर्ण कितने प्रकार के होते हैं, इसके बारे में देखते हैं। ये वर्ण हमारे मुंह से, मानव मुख से निकली हुई ध्वनियों पर निर्भर करते हैं। कहां निर्भर करते हैं? मानव मुख से निकली हुई ध्वनियों पर निर्भर करते हैं। ध्वनि, कैसी ध्वनि? मानव मुख से जब ध्वनि बाहर आती है तो बिना किसी रुकावट के, हमारे मुंह अंदर से बाहर की ओर जो ध्वनियां आती हैं,
बिना किसी रुकावट के आराम से सुव्यवस्थित रूप से जो ध्वनि बाहर आती हैं उन्हें हम कहते हैं स्वर। क्या कहते हैं? स्वर। उन्हें हम स्वर कहते हैं, वॉवेल। और जो ध्वनि निकालने में हमें दूसरे की सहायता हो या रुकावट पैदा हो, अगर हम ध्वनि निकाल रहे हैं और उन ध्वनियों को निकालने में हमें थोड़ी सी कठिनाई हो तो उसे हम कहते हैं व्यंजन, या बीच में रुकावट हो तो उसे हम कहेंगे व्यंजन, कॉन्सोनेंट। इस प्रकार से स्वर वह ध्वनियां हैं, कोई भी ध्वनि बिना किसी रुकावट के मुंह से बाहर आती है, तब मुंह से जब बाहर आती है तब हम उसे स्वर कहते हैं। कोई भी ध्वनि बिना किसी रुकावट के हमारे मुख से बाहर आती है तो हम उसे स्वर कहते हैं, और कोई भी ध्वनि रुकावट के साथ हमारे शरीर से, हमारे मुख से बाहर की ओर आए तब हम उसे व्यंजन कहते हैं। तो अब हम यहां अध्ययन करेंगे सर्वप्रथम स्वर के बारे में। स्वर क्या है? स्वर, हिंदी भाषा में स्वर बहुत महत्वपूर्ण चीज है, बहुत ही महत्वपूर्ण चीज है स्वर। स्वर, हिंदी भाषा में स्वर 11 प्रकार के होते हैं। स्वर 11 प्रकार के होते हैं। आप लोगों ने पढ़ा भी होगा, आ से लेकर आ तक। बहुत छोटे में जब निचली कक्षाओं में हम लोग पढ़ते थे तो हम पढ़ते थे आ से आ तक स्वर हैं और का से ज्या तक व्यंजन है। लेकिन ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। स्वर कितने हैं? स्वर 11 हैं। आप लोगों को पता होगा कौन कौन से स्वर हैं? आ, ई, उ, ए, आई, ओ, औ। इसमें एक ये है री। री देखिए, री हमने अलग लिख दिया। क्यों लिख दिया? क्योंकि री शब्द जो है वो संस्कृत भाषा का स्वर है, संस्कृत भाषा का है। हमारी हिंदी भाषा में इसका बहुत ही कम प्रयोग होता है, या यूं कह लें जो शब्द हम संस्कृत भाषा से ज्यों का त्यों एज इट इज, वो भाषा संस्कृत भाषा से ज्यों का त्यों एज इट इज हिंदी भाषा में ले आते हैं, उन शब्दों में इसका प्रयोग होता है। जैसे हम कहते हैं विद, ऋषि। इस प्रकार से जो शब्द संस्कृत भाषा से उसी प्रकार से एज इट इज हिंदी भाषा में आ जाते हैं, उसमें हम री का प्रयोग करते हैं। और जो शब्द और जो अन्य शब्द हैं उसमें ये शेष जो स्वर हैं इनका प्रयोग किया जाता है। लेकिन इसमें भी मात्रा कितनी है? मात्रा महज 10 है। कितनी मात्राएं हैं? महज 10 मात्राएं हैं। स्वरों की संख्या 11 है और मात्राओं की संख्या 10 है। क्योंकि आ की कोई मात्रा नहीं होती, आ की कोई मात्रा नहीं होती है। ये सभी के साथ रहता है, सभी व्यंजनों में जुड़ा होता है, लेकिन इसकी अपनी कोई मात्रा नहीं होती है। अब ये स्वर भी कई प्रकार से होते हैं। स्वर हमने पहले ही बताया था कि मानव ने इनको विकास हमारी ध्वनियों के आधार पर किया है। तो जिस प्रकार से हमारी ध्वनि निकलती है उसी प्रकार से इन स्वरों का भी विकास होता चला गया। सर्वप्रथम ये स्वर मूल स्वर, एक इसका भाग है मूल स्वर। और अच्छी बात यह है कि इसको हम ह्रस्व स्वर भी कहते हैं। मूल स्वर को भी ह्रस्व स्वर कहते हैं। क्या है? कौन कौन से हैं? आ, ई, उ और ये री। ये मूल स्वर हैं, इनको ह्रस्व स्वर कहते हैं और इनकी संख्या कितनी होती है? 4। दूसरे हैं दीर्घ स्वर। कौन से? दीर्घ स्वर। दीर्घ स्वर कौन कौन से हैं? आ, ई, उ, ए, आई, ओ, औ।
इनकी संख्याएं कितनी है? 7। और तीसरा स्वर भी है, इसको कहते हैं प्लुत स्वर। क्या कहते हैं? प्लुत स्वर। अब चलते हैं मूल स्वर की ओर। मूल स्वर क्या है? मूल स्वर वह स्वर हैं जिनको बोलने में या जिनकी ध्वनि निकालने में एक ही मात्रा का समय लगता है। एक ही मात्रा का समय लगता है, उन्हें हम मूल स्वर या ह्रस्व स्वर कहते हैं। कौन कौन से हैं? आ, ई, उ और री। री। अब बहुत लोग इसका उच्चारण भी बहुत गलत करते हैं। बहुत लोग जो हैं इसका उच्चारण भी गलत करते हैं। री, री का। अब जैसे हमने ये लिख दिया गृहकार, लोग क्या कहते हैं? ग्रहकार। अब भाई ग्रहकार कैसे हो गया? ग्रह में तो ये होता है, ये तो हम प्लेनेट की ओर चले गए, प्लेनेट की ओर चले गए ग्रहकार। तो ग्रहकार नहीं होता है, ये क्या होता है? गृहकार। समझ गए? तो इसका उच्चारण ही बहुत लोग गलत करते हैं। उच्चारण सही है री, री है, ये रा नहीं है, ये री है। ये स्वर है, रा का कोई स्वर नहीं, रा की तो मात्राएं होती हैं, स्वर कहां होता है ना? तो ये गृहकार एक बोला जाता है। इसी प्रकार से चलिए हम चलते हैं दीर्घ स्वर की ओर। दीर्घ स्वर क्या होता है? दीर्घ स्वर में जब हमारे मुख से ध्वनियां निकलती हैं तो 2 मात्राओं का समय लगता है। 2 मात्राओं का समय लगता है, उसे हम दीर्घ स्वर कहते हैं। और प्लुत स्वर, हालांकि अब हिंदी निदेशालय ने इस स्वर को इतनी मान्यताएं नहीं दी हैं, वर्तमान में इसका प्रयोग बहुत कम ही होता है, लेकिन पहले पुराने समय में इसका प्रयोग अधिकांशतः होता था। हम रामायण, महाभारत या अन्य पुराण, वेद पुराण की ओर जाएं तो इसका स्वर अधिकांशतः मिलता था। जैसे हम लिखते हैं ओम, ये शब्द जो लिखा होता है, इसका अर्थ क्या होता है कि जो ये मात्राएं हैं, मात्राएं हमारे मुख से, हमारे जब ध्वनि हम निकालते हैं तो उसमें 2 मात्रा से अधिक का समय, कितनी? 2 मात्रा से अधिक का समय लगे तब हम उसे प्लुत स्वर कहते हैं। जैसे ओम, ये कहा जाए अरे राम, इस तरह से। लेकिन ये सही नहीं है, क्योंकि यह शब्द बोलने में इंसान, मनुष्य कितनी मात्राओं का समय लेता है ये उसके ऊपर निर्भर है। बहुत लोग ओम बोलते हैं तो बहुत जल्दी बोल देते हैं, बहुत लोग ओम बोलते हैं तो बहुत देर लगा देते हैं। तो कोई जरूरी नहीं कि 2 मात्रा से ज्यादा का ही समय ले, वो 3 मात्रा से ज्यादा ले सकता है, 5 मात्रा का समय ले सकता है, 6 मात्रा का समय ले सकता है। तो यह है कि हम 2 मात्राओं से ज्यादा का समय यदि लिया जाए तो हम उसे प्लुत स्वर कहते हैं। अब आज हम लोगों ने स्वर के बारे में इतना अध्ययन किया। चलिए एक बार फिर से रिपीट करते हैं क्या क्या पढ़ा हमने। सबसे पहले क्या पढ़ा हमने? भाषा। भाषा क्या है? भाषा वह माध्यम है जिसके द्वारा हम अपने विचारों को, हम अपने ज्ञान को, हम अपने ज्ञान को दूसरों तक पहुंचा सकते हैं और उनके ज्ञान को, उनके विचारों को स्वयं जान सकते हैं। पहली चीज। दूसरी चीज क्या है? दूसरी चीज हमने पढ़ी वर्ण। वर्ण क्या है? वर्ण वह इकाई है किसी भाषा की, सबसे छोटी वो इकाई है जिसके हम टुकड़े नहीं कर सकते हैं, या उससे छोटी कोई इकाई उस भाषा की नहीं होती है। तीसरा शब्द हमने पढ़ा वर्णमाला। वर्णमाला क्या है? उन्हीं वर्णों को एक क्रम में, एक समूह में रखने पर वर्णमाला का विकास होता है। अब हम उसके बाद हमने क्या पढ़ा? वर्णमाला में भेद होते हैं 2 प्रकार के, पहला स्वर और दूसरा व्यंजन। स्वर और व्यंजन। स्वर क्या है? स्वर वह ध्वनियां हैं जिन्हें हम मानव मुख से निकालने पर किसी भी प्रकार की कोई देरी नहीं होती है, कहीं रुकावट नहीं आती है। हमारी प्राणवायु हमारे शरीर से जब बाहर निकलती है तो किसी प्रकार की कोई रुकावट नहीं आती है, उसे हम स्वर कहते हैं। और अगर हमारे शरीर से जो ध्वनि निकलती है उसमें रुकावट आती है तब उसे हम व्यंजन कहते हैं। और स्वर भी 2-3 प्रकार
तीन प्रकार के होते हैं। मूल स्वर जिन्हें हम ह्रस्व स्वर कहते हैं, इनकी संख्या 4 होती है, आ, ई, उ और री। री पर ध्यान देना है, ये संस्कृत भाषा का शब्द है, या जो शब्द संस्कृत से एज इट इज हिंदी में आए हैं उनमें इनका प्रयोग किया जाता है। दूसरा दीर्घ स्वर, इनकी संख्या 7 है, आ, ई, उ, ए, आई, ओ, औ, जिसमें 2 मात्राओं का समय लगता है। और तीसरा है प्लुत स्वर, जिसमें 2 मात्राओं से अधिक का समय लगता है, और इसका अब सामान्यतः प्रयोग हिंदी भाषा में नहीं किया जाता है। आज बस इतना ही, अगले दिन हम व्यंजन के बारे में चर्चा करेंगे। तब तक के लिए आप लोग इसका अध्ययन करते रहिए, और जो कोई दिक्कत हो हमें फोन करें या हमारे व्हाट्सएप नंबर पर हमें संपर्क करके बता सकते हैं। धन्यवाद, नमस्कार।